लेकिन इस देश के अंदर दलालों ने कैसे उस आदमी को अपने विदेशी मेहमानों के और दोस्तों के कहने पर, जिनके दबाव में भारत के संविधान में सोशलिज्म शब्द डाला गया, जिनके दबाव में उस देश की खुफिया एजेंसी सीक्रेट सर्विस के सबसे बड़े डायरेक्टर ने अपनी किताब लिखी। उस किताब में उसने बताया कि कैसे हमने भारत की संसद के अंदर 45 से 50 लोगों को अपने एजेंडे पे ले रखा था और उन दलालों से हम अपना एजेंडा चला रहे थे। आपकी संसद में लोग एक विदेशी एजेंसी के पेरोल पर थे। उन्हीं की मदद से ताशकंद में आपने उस आदमी को हत्या करा दी, जिस आदमी ने भारत के लोगों से सिर्फ एक अपील की कि सेनाओं के लिए अनाज कम पड़ रहा है, एक दिन का व्रत रखिए। आप लोगों ने 10 दिन तक व्रत रखा। यह भारत राष्ट्र की शक्ति है, देश की नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अफसोस उसको भी मरवा दिया। हम जानना नहीं चाहते। लेकिन सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 दो मैं आपके सामने स्थिति रखना चाहता हूं जो तथ्यों पर है। आप इसका मूल्यांकन करिए और आज के युवा बच्चे और बेटियां बहनें मेरी वो जरूर जाने कि हम सुनी सुनाई बातों को आगे न बढ़ाएं, सच को जाने। गुलाम भारत में 2 घटनाएं घटी। एक घटना 21 अक्टूबर 1943 को घटी और एक घटना 1946 को घटी। इससे आप किसी व्यक्ति की, किसी सोच की जांच कर सकते हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों के कहने पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जब वो अध्यक्ष बन गए तो इस्तीफा लिया, क्योंकि वो ये जानते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हथियारों से उसे अलग करना चाहते हैं। गांधी जी ने इस्तीफा ले लिया क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बड़े कद के आदमी थे, लाइन में लगना नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री बना दो, कि गृह मंत्री बना दो, कि कुछ भी बना दो, बस मैं चाटुकारता। उन्होंने नहीं, ये लीजिए इस्तीफा, और इस्तीफा दे दिया, चले गए। अपने हिसाब से उन्होंने लड़ाई लड़ी। है कोई जिंदा मिसाल? गुलाम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, अपनी करेंसी चलाई, अपना रेडियो चलाया, अपना स्टैंप जारी किया। देश उसको याद नहीं रखता है। देश किसको याद रखता है? मैं आपको उसकी पोल बताता हूं। 1946 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना था कि भाई हम एक आदमी को चुनेंगे, वही जो अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। देश की 15 राज्यों की असेंबली, उस समय प्रोविंशियल असेंबलीज कहलाते थे, उनसे गुप्त मतदान करके भिजवा दिया गया। 1946 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उनको इस्तीफा दिलाया गया क्योंकि नए अध्यक्ष का चुनाव होना था। आचार्य जेबी कृपलानी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और कृपलानी साहब से कहा गया कि आप इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया की देखरेख करेंगे क्योंकि आप एक्टिंग अध्यक्ष हैं। 15 राज्यों से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपना अपना मत देकर के एक पेटी में दिल्ली भेजा। ये गुजरातियों को इसलिए बताने की जरूरत है कि ये तथ्य लोग कहते हैं लेकिन रेफरेंस आज तक नहीं दे पाए थे। मैं जब तक किसी भी सार्वजनिक सभा में कोई बात बोलता ही नहीं हूं जब तक बिल्कुल ओरिजिनल सोर्स न मुझे मिल जाए, और जब भी मैं इसकी खोज करता हूं ऊपर वाला मेरी मदद करता है।
आचार्य जेबी कृपलानी ने एक्टिंग प्रेसिडेंट होने के बाद उस चुनावी पूरी प्रक्रिया को उनकी देखरेख में किया। उनके सीधे हाथ पे गांधी बैठे थे, उल्टे हाथ पे पटेल बैठे हुए थे, और सामने फूल वाले चचा बैठे थे। पेटियां खुली, उन 15 वोट का निर्णय सामने आया तो जेबी कृपलानी ने कहा कि 15 में से 12 वोट सरदार पटेल को मिले। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज से सालों पहले भी ईमानदार, राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग थे, उन्होंने अपना काम किया, तब भी कंप्रोमाइज नहीं किया। सरदार पटेल बैठे रहे। वो जो सपूत भेजे थे, जो पिताजी हो गए बाद में हमारे, जब उनको कृपलानी ने कहा कि नेहरू को तो एक भी वोट नहीं मिला है, अब यहां से उनके चरित्र की बात है, इसलिए थोड़ी देर के लिए मुझे माफ कीजिएगा, उम्र में वो जरूर बड़े हैं और बड़े रहेंगे, लेकिन शब्द मेरे बड़े तल्ख हैं। आज आप सुनते हैं कि ईवीएम हैक कर ली गई। ये ईवीएम हैक तो 1946 में हो गई थी। आज के बच्चे जानते हैं, ये खेल पुराना है उनका, इसमें मास्टर है वो लोग। गांधी जी ने से जब उन्होंने कहा कि पटेल को 12 वोट मिले हैं, तो गांधी जी सडनली बड़े विचलित हुए। ये मैं नहीं कह रहा, आचार्य जेबी कृपलानी की किताब पढ़िए, जिसके वो ओरिजिनल सोर्स हैं। वो किताब इस देश के दलालों ने गायब कर दी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दौर, ये जो आज का दौर है, ये भारत के पुनर्जागरण का दौर है। इस समय जो जहां है वो अपनी भूमिका खुद तय करे, खुद तय करे, और उस भूमिका के हिसाब से इस यज्ञ में अपनी आहुति दे और चला जाए। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं इसलिए खुश हूं कि 47 मैंने नहीं देखा, न गांधी को देखा, न नेहरू को देखा, न सरदार पटेल को देखा। आज 75 साल बाद इस जनरेशन को एक मौका मिला है कि जो गलती हमने चुप रह करके 47 में, 48 में, 49 में, 50 में की, इस बात मत दोहराना। इसलिए जब उन्होंने कहा गांधी जी नेहरू को तो एक भी वोट नहीं मिला, तो नेहरू जी से गांधी क्या कहते हैं? नेहरू, तुम्हें तो एक भी वोट नहीं मिला। तो नेहरू ऐसे शर्माए जैसे किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया हो। ये उनकी शर्माहट नहीं थी, ये मक्कारी थी। और उसके बाद गांधी जी का रूप देखिए, जिन्हें आप भारत के पिता कहते हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई शब्द जोड़ना घटाना नहीं चाहता। गांधी जी ने आचार्य कृपलानी को चिट लिख के दिए, चिट का पुराना खेल है, और कहा पटेल से। आचार्य कृपलानी ने चिट देखी और पटेल को दे दी। पटेल से कहा, गांधी ने जो अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट करते थे जीवन में, उन एक्सपेरिमेंट को भी बताते थे कि मैं सत्य की खोज में हूं। पहली बार पता चला सत्य यहां छुपा हुआ है। उन्होंने कहा सरदार पटेल से कि चुनाव से विड्रॉ कर लो। यह मॉरल था उनका। सरदार पटेल की तकलीफ को समझिए।
ये हमारे और आपके साथ हो जाता तो हम तहस नहस कर देते हैं। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं वो गहरा घाव करके जाते हैं। सरदार पटेल ने, ये सिर्फ कृपलानी लिख रहे हैं, उनके चेहरे पे तनाव था और उन्होंने पर्ची वापस कर दी। एक बड़ा आदमी अपना रेजिमेंट इसी तरीके से शो करता है। लेकिन बेहयाई देखिए राष्ट्रपिता की, उन्होंने दूसरी चिट लिखी और कृपलानी को दी। कृपलानी ने सरदार पटेल को दी। इस बार चिट पे लिखा था कि सरदार पटेल से कहो इस्तीफा दे दे। सरदार पटेल ने पर्ची डाल दी, उठ के चले गए। इस तरीके से 21 अक्टूबर 1943 को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने वाला आदमी प्रधानमंत्री के पद पर बना, उसने घोषित किया। और एक आदमी अपनी ही पार्टी का अध्यक्ष बेईमानी से बना। लेकिन भारत के लोगों ने उस बेईमान को 19 साल तक देश का प्रधानमंत्री बनाया। अपने घरों में सुभाष की तस्वीर कभी नहीं लगाई और चचा नेहरू इतने महान थे। ये मैं इसलिए बताता हूं ताकि आज के बच्चे, आज की युवा पीढ़ी सच नहीं समझेगी और उसे सच नहीं बताएंगे। आप उस बच्चों पे ये तो आरोप लगा देते हैं, ये बच्चे सुनते नहीं हैं। अपने दिल से पूछिए कि बच्चों को आपने सुनाने की कोशिश कब की? आपने सच में बच्चों के साथ बहुत अत्याचार किया है। आपने कभी बैठ करके उनको सच बात नहीं बताई। आप अपनी इंटरप्रिटेशन को उनके ऊपर थोपना चाहते हैं। आप उनके सामने ये सत्य सामने रख दीजिए। मैं आज की युवा पीढ़ी से इतना ज्यादा आशान्वित हूं कि अगर एक बार उनको पता चल गया कि ये हुआ है, तथ्यों पे, सिर्फ भावनात्मक बातें करने से नहीं, डायलॉग बोलने से नहीं, इसी युवा पीढ़ी ने एक 62 साल के आदमी को युवा समझ के दिल्ली पहुंचा दिया है।